तीन चीज़ों से मुझे कभी डर नहीं लगता, ईश्वर, मृत्यु और मनुवादियों से। आज भी तमिलनाडु में अर्जन संघ का कैडर चलता है, झारखंड में कैडर चलता है, गुजरात में उनकी टीमें हैं, कैडर चलता है। तो ये लोग आधुनिक राष्ट्र निर्माता हैं जो वर्णवाद, पुरोहितवाद, कर्मकांड, अंधविश्वास उन्मूलन का विजन लेके चले थे। मूर्खों की ही बातों को हम लोग थोड़ा इंटेलेक्चुअली प्रेजेंट कर रहे हैं कि वर्ण और जात, पुरोहित की बात नहीं मानना। ये पेरियार ललई सिंह का ही सवाल नहीं है। आज बोधानंद, स्वामी अछूतानंद, चिनका प्रसाद जी गैसू, पेरियार ललई सिंह, रामस्वरूप वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, जगदेव प्रसाद, ये सारी विभूतियों की राइटिंग पे यदि आप सोचें कि एक जगह आपको प्राप्त हो जाए तो बहुत चैलेंजिंग है। 5 खंड में फाइनली तैयार हुई ग्रंथावली, जिसमें प्रथम खंड में उनका मिथकों पे किया गया चिंतन संकलित है। और हिंदू धर्म की कई सारी ऐसी कहावतें हैं जो अहिरों को लेके हैं, चमारों को लेके, कुर्मी को, विभिन्न जातियों को लेकर जो अपमानजनक कहावतें उसको भी उन्होंने दिखाया है। ये कैसे हो सकता है कि कोई मनुष्य किसी मनुष्य को मार रहा है और गालियाँ दे रहा है, गौरव महसूस हो रहा है। मुक्ति के लिए लड़ना है तो उन ग्रंथों को आमूलचूल विनष्ट करना होगा जिसमें यह बातें लिखी गई हैं कि तुम हिंसा करोगे फिर स्नान कर लोगे जीवन के अंत में अमुक जगह जाके तो मुक्त हो जाओगे। अर्थात ये प्रेरणा देती है कि हिंसा करो, कोई दिक्कत नहीं। तो बौद्ध धर्म किस प्रकार नकद धर्म, पहला ऐसा धर्म कहते हैं कि जो कहता है कि इस संसार में ही आपको रहते हुए सुख प्राप्त करना है और बाकी सब उधार लेते हैं धर्म, कहते हैं स्वर्ग में आपको सुख मिलेगा। उत्तर भारत की जो राजनीति है जो एक के बाद चली है, उसकी जमीन में अगर ये जमीन नहीं होती तो उखड़ जाती। पेरियार ललई सिंह स्पष्ट वक्ता थे, यही बतिया बार बार बोलते थे। तो ये बात मुझे क्लिक कर गई कि भाई आपको यदि वास्तव में समाज में कुछ सच में देना है तो साफ बात बतानी पड़ेगी। तो ये लोग आमूलचूल परिवर्तन चाहते थे, आधार उधर लचर पचर परिवर्तन नहीं चाहते थे। हम रामस्वरूप वर्मा की वैचारिकी से उनकी जात से इतर लोग जुड़े हैं क्योंकि वो विचारों की लड़ाई लड़ रहे थे, वो जाति उन्मूलन की लड़ाई लड़ रहे थे। जाति सम्मेलन या जाति सम्मोहन की लड़ाई कभी नहीं लड़े। कोई भी जाति अपनी जात में खोज के लाती है, इन विभूतियों के साथ, इनकी वैचारिकी के साथ बहुत बड़ा अन्याय, दमन है, धोखा। 1967 को ललई सिंह होते हैं, फिर 12 अक्टूबर 1968 को जब उत्तर भारत के पेरियार मिलती है तो पेरियार ललई सिंह लिखने लगते हैं। हाँ, पेरियार का अर्थ महान होता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। सामाजिक न्याय और बहुजनवाद की बात करने वाले मंचों पर अक्सर चर्चा होती है कि पढ़ने वाले तो बहुत हो गए लेकिन लिखने वालों की कमी रह गई। इसी कमी को पूरा करते हुए धर्मवीर यादव गगन जैसे एक शोधार्थी ने अपने जीवन के अहम 7 साल खर्च करके लोगों के लिए लिखा है पेरियार ललई सिंह ग्रंथावली। वो भी एक नहीं, बताने की कोशिश की है 5 अलग अलग खंडों में कि किस तरीके से पेरियार ललई ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था इस समाज के लिए, पाखंड को दूर करने के लिए, मनुवाद और वर्ण व्यवस्था के खात्मे के लिए। 7 साल का सफर, मैं चाहता हूं कि पहले संक्षेप में लोग समझें कि कितनी बड़ी तपस्या है ये। एक दुरूह और चैलेंजिंग सफर था पेरियार ललई सिंह ग्रंथावली का संकलन संपादन करना। 1 सितंबर 2015 से मैंने शुरू किया था और 1 सितंबर 2022 को फाइनल हुई। तो दो उनकी कर्मभूमि है ग्वालियर और झिंझक, तो उस जगह पे गया और उनकी परिचितों का, लोगों का इंटरव्यू किया, मुख्य रूप से जी.एन. आदित्य का, और वहाँ से दस्तावेज आदि एकत्रित किया। तो वहाँ से मुझे पता चला कि अमुक अमुक जगह इनका साहित्य मिल सकता है, इनका पत्र मिल सकता है, इनका भाषण मिल सकता है, इनका इंटरव्यू मिल सकता है। उन जगहों में क्रमवार धीरे धीरे यात्राएं शुरू की। मूल कारण है कि ये मुझे करना क्यों पड़ा। सबसे बड़ा सवाल है कि एक रिसर्चर को, सबाल्टर्न रिसर्चर को, बहुजन रिसर्चर को इतनी जर्नी किसी भी थिंकर की राइटिंग को कलेक्शन के लिए करनी क्यों पड़ रही है। ये बड़ा चैलेंजिंग सवाल है। और अन्य जो साहित्यकार हैं, चिंतक विचारक, उनका साहित्य सहजता से विश्वविद्यालयों में, पुस्तकालयों में उपलब्ध है। ये बड़ा जेन्युइन सवाल है। तो मैं पाया कि जो हमारे चिंतक हैं, जो मानववादी वैचारिकी के लिए लड़े हैं, उनकी राइटिंग को अनायास या सायास विश्वविद्यालयों के केंद्र में जाने से रोका गया। ऐसी स्थिति में यदि आप ग्राउंड पे जाके उनका रियल रिसर्च नहीं करेंगे, कलेक्शन नहीं करेंगे, संग्रहित संपादित नहीं करेंगे और वो साथ में दुरूह यात्राएं नहीं करेंगे, जो गांव-गांव, जवार-जवार, जिले वाइज, प्रदेश वाइज आप निकलते जा रहे हैं, निकलते एक बार आप निकले हैं तो 3-4 महीना के लिए गायब हैं। दूसरी बात कि ये इनकी राइटिंग एक जगह मुझे मिली नहीं।
और ये पेरियार ललित सिंह का ही सवाल नहीं है। आज उत्तर भारत की जो महान विभूतियाँ हैं, बहुजन नवजागरण करने वाली, बोधानंद, स्वामी अछूतानंद, चिनका प्रसाद जी गैसू, पेरियार ललित सिंह, रामस्वरूप वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, जगदेव प्रसाद, ये सारी विभूतियों की राइटिंग पे यदि आप सोचें कि एक जगह आपको प्राप्त हो जाए तो बहुत चैलेंजिंग है। भाषण चैलेंजिंग है, उनका पत्र चैलेंजिंग है। तो इन सब की राइटिंग पे काम करने के लिए आपको सबाल्टर्न समूह में जाना पड़ेगा और दुरूह गाँव की यात्रा, इसी कारण ये करना पड़ा मुझे यात्रा। ये मेरे लिए इन 5 खंडों में कितने पेज हैं? 1935 पेज हैं टोटल, और 5 खंड में फाइनली तैयार हुई है ग्रंथावली, जिसमें प्रथम खंड में उनका मिथकों पे किया गया चिंतन संकलित है। उसमें आर्यों का नैतिक पल प्रकाश, आदिवासियों की पहचान, सच्ची रामायण की चाबी है, और आदिवासियों की पहचान एक किताब है। द्वितीय खंड में उनका जो समाज विज्ञान का चिंतन है, राजनीति पे जो चिंतन है, धर्म दर्शन पे, बुद्धिज्म पे, उसको मैंने रखा, जिसमें उस दौर में कैसे छोटे छोटे पर्चे पंपलेट निकालते थे, जय शोषित करके 2 पन्ने का पर्चा होता था, तो उसमें उत्साह देते थे, डेटा देते थे कि तुम्हारा क्या क्या कितना विधायक सांसद होना चाहिए, किस जात का, किस जात का नहीं है, किस जात के लोग अधिक हैं, उसको बताते थे। तो छोटे छोटे पर्चे नवजागरण करते थे। सोचतों का डिब्बा गोल, उस पर्चे में ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में, कलेक्टर के रूप में, दरोगा के रूप में कितना होना चाहिए, तुम्हारा तो डब्बा ही गोल है, छोटा छोटा पर्चा। फिर उसके बाद सोचतों पे धार्मिक डकैती, सोचतों पे राजनीतिक डकैती। धार्मिक डकैती में दिखाते हैं कि किस तरह से जो तुम्हारा मूल मनुष्यत्व का मन है, धर्म है, संस्कृति है, उस पर डकैती डाल दी गई है। उसको तुम्हारे स्मृति से, तुम्हारे इतिहास से आउट कर दिया गया। अब तुमको वर्चस्ववादी जो गुलाम बनाने वाला धर्म, संस्कृति है, इतिहास है, उसको दे दिया गया। और उन दिलचस्प है कि उसमें कैसे तुम्हें अपमानित करने वाली कहावतें लिखी गई हैं, अपमानित करने वाली बातें, वे सारे कोट्स निकाल के देते हैं सोचते हैं धार्मिक डकैती में। उस किताब को आप पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि एक थिंकर जो है किस तरह एक फिलासफर भी है हमारा, और एक धर्म का विशेषज्ञ भी है, और हिंदू फिलासफी बहुत गहरी स्टडी कैसे करता है, और बताता है कि हमें किस तरह से मानसिक रूप से गुलाम बनाने के, विकृत कर देने की स्थिति में पहुंचा देने के लिए कहावतें गढ़ी गई हैं। आपको वर्ण और जाति, पुरोहितवाद का कर्म करते हुए गौरव कैसे महसूस होए, इन सब चीज़ों को दिखाया गया है कि ये किस प्रकार झूठ हैं और तुम्हारे दिमाग को छल रहा है। और हिंदू धर्म की कई सारी ऐसी कहावतें हैं जो अहिरों को लेके हैं, चमारों को लेके, कुर्मी को, विभिन्न जातियों को लेकर जो अपमानजनक कहावतें, उसको भी उन्होंने दिखाया है। पूरे देश में वेद, पुराण, स्मृति या कोई भी धर्म कैसे प्रेरणा स्रोत बन जाता है, प्रेरित करता है। ये कैसे हो सकता है कि कोई मनुष्य किसी मनुष्य को मार रहा है और गालियां दे रहा है, गौरव महसूस हो रहा है, जबकि करुणा होनी चाहिए ना, दुख होना चाहिए ना। तो इसको पेरियार ललित सिंह का मानना है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भी तर्क है कि जब हमें मुक्ति के लिए लड़ना है तो उन ग्रंथों को आमूलचूल विनष्ट करना होगा जिसमें यह बातें लिखी गई हैं कि तुम हिंसा करोगे, फिर स्नान कर लोगे जीवन के अंत में अमुक जगह जाके तो मुक्त हो जाओगे। अर्थात ये प्रेरणा देती है कि हिंसा करो, कोई दिक्कत नहीं। ये चिंता यहाँ है, उसका आमूलचूल उन्मूलन, उसका निष्कर्ष, विकल्प दिया गया है कि किस तरह तुम जाओ। इवन की दिलचस्प है कि पेरियार ललित सिंह उसी खंड 2 में सोचतों की सामाजिक विषमता कैसे दूर, किताब है, उसमें बताते हैं कि किस प्रकार जो है आप वर्ण जाति का एनालिसिस करें, और बौद्ध धर्म किस प्रकार नकद धर्म है। पहला ऐसा धर्म कहते हैं कि जो कहता है कि इस संसार में ही आपको रहते हुए सुख प्राप्त करना है, और बाकी सब उधार लेते हैं धर्म, कहते हैं स्वर्ग में आपको सुख मिलेगा। तो ये बारीक और बौद्धिक अंतर। और दिलचस्प है कि उसके बाद जाति पात मिटाने और अछूतों की तरक्की के उपाय, एक उनका पतली सी बुकलेट है 4-5 पन्ने की, उसमें वो जातियों को तोड़ने के लिए उदाहरण देते हैं, और किस प्रकार लोग जातियां अपनी न लिखें अपने नाम के साथ, इसकी बातें करते हैं। और किस प्रकार सरकार जो है, यदि गणतंत्र और लोकतंत्र सच में स्थापित करना चाहिए मनुष्यता और बंधुता का, तो किस प्रकार स्कूली पाठ्यक्रमों में बच्चों के साथ नाम के साथ जाति न लिखे जाए, अध्यापक की जाति न लिखी जाए। और इवन यह भी बोलते हैं कि कोई भी स्कूल कॉलेज किसी जात विशेष के नाम पे है तो उसको बंद किया जाए, सरकार उसको प्रोत्साहित न करे, छात्रवृत्ति न दे। तो इस प्रकार खंड 2 पूरा होता है। और राजनीतिक डकैती जो किताब है उसमें राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन को लेकर बहुत शिद्दत से सवाल उठाते हैं, और हमारे लोगों को यह प्रेरणा देते हैं, बहुजनों को, कि यदि आप सच में नवजागरण चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, राजनीतिक सामाजिक समतामूलक समाज और देश चाहते हैं, तो आपको वर्ण जाति पुरोहित की सोच को उन्मूलित करना होगा, और समता और बंधुता की सोच के साथ और न्यायप्रिय राजनीतिक लड़ाई रिप्रेजेंटेशन के साथ लड़नी पड़ेगी। इस दौर में जब पाखंड और अंधविश्वास
को सरकारी सिस्टम में इन्वॉल्व कर दिया गया है, मतलब सरकार ही उसमें शामिल हो गई है। ऐसे दौर में इस तरह की ग्रंथावली लाना एक चुनौती नहीं थी? और अपने जीवन के 7 साल जब कैरियर का समय होता है उसको दांव पे लगाना, ये दोनों चुनौतियां कैसे आपने फेस की? एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, इस संसार में मुझे 3 चीज़ों से कभी डर नहीं लगता। एक ईश्वर, दूसरा मनुवादी, तीसरा मृत्यु। 3 चीज़ों से मुझे कभी डर नहीं लगता, ईश्वर, मृत्यु और मनुवादियों से। तो स्पष्ट था कि मेरा आइकॉन, मेरे पुरखे इतने स्पष्ट हैं और लड़ाकू हैं, आमूल चूल रेडिकल समतामूलक समाज स्थापित करने के लिए कितना कर सकते हैं। तो हम लोग इंटेलेक्चुअल एकेडमिक दुनिया में हैं और हमारी प्रशिक्षित बुद्धि है, तो क्यों ना हम इतना रेडिकल काम करें और जिससे समाज को वास्तव में समतामूलक सोच और विजन मिले। इस कारण मुझे लगता है कि आज ऐसी राइटिंग की प्रासंगिकता ज़्यादा बढ़ गई है। खंड 3 में उनका साहित्यिक चिंतन है, जिसमें शोषित संघर्ष कविता संग्रह है जो उनका मुकम्मल है, 4-5 कविताएं हैं। और 1967 में वो डॉक्टर अम्बेडकर पे जो कविताएं लिखी जा रही थी पूरे भारत में, उनके तमिल में, मराठी में, उर्दू में, हिंदी में और बुंदेली बघेली लोकल भाषाओं में भी, उन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पे वो सारी कविताएं एकत्रित करके भीम अभिनंदन शीर्षक से 1967 में वो प्रकाशित करते हैं, कविता संग्रह। अर्थात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के व्यक्तित्व को प्रेजेंट कर रहे हैं 1967 में। उसके बाद वीर संत, उनके 5 नाटक हैं, जिसमें 1946 में उन्होंने लिखा एक नाटक सिपाही की तबाही जो मात्र 3 पन्ने का है। फिर वीर संत माया बलिदान नाटक है, एकलव्य नाटक है, फिर अंगुलीमाल नाटक है, फिर नाग यज्ञ नाटक है, फिर सम्मुखबद्ध नाटक है। ये चौथे खंड में है। जो छोटे छोटे उस दौर में 60 में, 67 में, 70, 75, 80 के दौर में वो लोग पर्चे बांटते थे, जय भीम, रॉकेट ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर, नमो बुद्धाय, और धर्म को लेके कैसे प्रचार करें। छोटे छोटे पर्चे, पम्पलेट, उनका पत्र, उनका भाषण, उनका साक्षात्कार, ये सब मैंने संग्रहित किया है उसमें। साथ में उनकी कुछ प्रिय पुस्तकें दी है जो वो देते थे लोगों को पढ़ने की, कि ये पुस्तक आप पढ़ जाए, फिर अगले को देते थे, फिर अगले को देते थे। रामस्वरूप वर्मा वगैरह की जो किताबें, जिनका सजिगासु को जो किताबें लोगों को देते थे पढ़ने के लिए, वो चौथे खंड में है। 5वें खंड में मैंने उस चीज़ को संग्रहित किया है। पुस्तक सूची तो अशोक पुस्तकालय चलाते थे तो थी ही, अरे है ही, साथ ही अखिल भारतीय स्तर से पैन इंडिया कैसे इनकी पुस्तकों के पाठक थे। मात्र 100 किताबें प्रकाशित किए थे। और दिलचस्प है कि 1960 में, 1967 में, 65-66 में जब हिंदी का विरोध चल रहा है, तो तमिलनाडु में कौन है जो पेरियार ललित सिंह की किताब मंगा रहा है, केरला में कौन मंगा रहा है हिंदी में लिखी गई किताबें, बंगाल में कौन व्यक्ति है जो किताबें मंगा के कलकत्ता में पढ़ रहा है, कश्मीर में, राजस्थान में, गुजरात में लोग किताबें इनकी पतली पतली 10-20 पन्ने की किताबें मंगा के पढ़ रहे हैं। तो वो सारे पते पेरियार ललित सिंह जिसको जिसको लिखते थे वो नोट कर लेते थे, रजिस्टर बनाते थे कि आपको ये किताबें गई है। तो 26,000 मुझे टोटल पते मिले तमिलनाडु। हाँ, 26,000, और पूरा रजिस्टर कई खंड में मुझे मिला है। उसमें से मैंने कुछ चुनिंदा पते दे दिए हैं जिससे लोगों को लगे कि दरअसल उत्तर भारत के पेरियार के साथ साथ किस प्रकार महामना रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललित सिंह, जगदेव प्रसाद, याचिका प्रसाद, जिज्ञासु वास्तव में उत्तर आधुनिक या अम्बेडकर के बाद का जो बहुजनवादी नवजागरण है, उस संदर्भ को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाके आधुनिक भारत के निर्माता हैं। ये वास्तव आप रामस्वरूप वर्मा या जगदेव बाबू को उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं थे इनकी सीमाएं ये वास्तव में आज भी तमिलनाडु में अर्जन संघ का कैडर चलता है, झारखंड में कैडर चलता है, गुजरात में उनकी टीमें हैं, कैडर चलता है। तो ये लोग आधुनिक राष्ट्र निर्माता हैं जो वर्णवाद, पुरोहितवाद, कर्मकांड, अंधविश्वास उन्मूलन का विजन लेके चले थे। और मैं तो यहाँ तक समझ पाया कि उत्तर भारत की जो राजनीति है जो नब्बे के बाद चली है, उसकी जमीन में लोग, अगर ये जमीन नहीं होती तो उखड़ जाती। तो 5वें खंड में मैंने वो पते भी दिए। साथ में इस कठिन समय में जब प्रचंड हिंदुत्व का समय है, ऐसी स्थिति में कम से कम पेरियार ललित सिंह, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद आदि या बीपी मंडल साहब आदि कैसे विश्वविद्यालयों के पोस्टरों के केंद्र में आ रहे हैं। वो छात्र कैसे महसूस करें कि हमारे ये कौन है, अब विश्वविद्यालयों के केंद्र में आ रहे हैं, रोस्टर आंदोलन के केंद्र में आ रहे हैं, पोस्टर बैनर के। उन पोस्टरों को मैंने एक रिसर्चर के रूप में संकलित किया था। तो पूरे भारत में, जैसे कि हैदराबाद में आंदोलन चल रहा है तो उस समय का पोस्टर, गुजरात में आंदोलन चल रहा है तो उस समय का पोस्टर, लखनऊ यूनिवर्सिटी में या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU के पोस्टरों में कैसे ये लोग आ रहे हैं, वो सारी सीरीज मैंने फोटो। तो टोटल 275 क्षेत्र के आसपास फोटोज हैं 5वें खंड के लास्ट में, परिशिष्ट में। साथ में वंशावली मैंने इनके दिया है, पूरी परिवार की, खानदान की वंशावली मैंने इसमें दिया है। ये पूरा 5 खंड इस तरह है। हम आप जिन समाजों से आते हैं, हमने जिस रेडिकल सोच की बात की, एकदम क्लियर कट सोच के थे। लोग कहते हैं कि एकदम से
हाई डोज दे देने से ठीक नहीं रहता, धीरे 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 होगा, तो आप क्या यकीन करते हैं, धीरे धीरे होगा या फिर बताना पड़ेगा कि वास्तव में हमारे पूर्वज ये थे और आपको उनको समझना है तो ये समझना पड़ेगा? आपकी बात को मैं एक उदाहरण से पूरा करूँ। मैं कानपुर गया था, तो वहाँ एक व्यक्ति मिले जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और वहाँ के किसी पद पे, सरकारी किसी नगर निगम किसी बड़े पद पे थे, झिझक में। तो उनसे बातचीत हो रही थी, एक शब्द वो बार बार बोल रहे थे, पेरियार ललई सिंह स्पष्ट वक्ता थे, यही बतिया बार बार बोलते थे। तो ये बात मुझे क्लिक कर गई कि भाई आपको यदि वास्तव में समाज में कुछ सच में देना है तो साफ बात बतानी पड़ेगी, साफ बोलना पड़ेगा। वो आज माने कल माने पुनर्विचार करे, सोचे विचारे, लेकिन यदि आप साफ बात बोल देंगे ना तो वो सही बात पाया रहेगा तो उस पर विचार करेगा, आगे बढ़ेगा। पेरियार ललई सिंह वगैरह बहुत रेडिकल साफ वैचारिकी के लोग थे, इनको स्पष्ट वक्ता कहा जाता था और खरी खरी भी बोल देते थे। बहुत सारे लोग तो हिम्मत नहीं जुटा पाते थे पेरियार ललई सिंह, रामस्वरूप वर्मा आदि जैसे भी होते हैं, क्योंकि वो जीवन व्यक्तित्व व्यवहार सब में स्पष्ट थे। तो इनकी राइटिंग इसी कारण रेडिकल है, आप पाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति व्यवहार में रेडिकल है, विचार में रेडिकल है, तो राइटिंग में भी जाता है। वो आप तमाम जर्नलिस्टों को, तमाम वक्ताओं को भी देखते होंगे जिनका जीवन स्पष्ट है, वो बोलते भी स्पष्ट हैं। और इसी तरह महामना रामस्वरूप वर्मा की राइटिंग स्पष्ट बोलते हैं, जगदेव बाबू का स्पष्ट मामला स्पष्ट बोलते हैं। तो ये लोग आमूल चूल परिवर्तन चाहते थे, आधार उधार लचर पचर परिवर्तन नहीं चाहते थे, ये तो मैं स्पष्ट हूँ। मेरा सिर्फ इस बात में ये मानना है कि कोई मजबूरी तो है नहीं कि आप पेरियार ललई को माने, हाँ, लेकिन जो मान रहा है वो साफ माने। कम से कम पेरियार ललई अगर ईश्वर की सत्ता के विरोध में थे, तो आप पेरियार ललई के साथ किसी ईश्वर को मान रहे हैं तो ये गलत है, बिल्कुल पूर्णतः गलत है। वो लोग मूलतः उत्तर भारत में पेरियारवादी जो सोच है, आमूल चूल एंटी हिंदुत्व की, हिंदुत्व के उन्मूलन की, जिसमें है कि ईश्वर वर्ण पुरोहितवाद जात को नहीं मानना है। अब मैं तो इसको कहता रहता हूँ साथियों के बीच कि आपको मूलतः 3 बातें नहीं माननी, वर्ण और जात पुरोहित की बात नहीं माननी है, आप स्पष्ट हो जाएंगे। अगर हमारे पुरखों ने बताया, हाँ बिल्कुल, पुरखों की ही बातों को हम लोग थोड़ा इंटेलेक्चुअली प्रेजेंट कर रहे हैं कि वर्ण और जात पुरोहित की बात नहीं मानना है। इसी कारण इनकी वैचारिकी से या महामना रामस्वरूप वर्मा की वैचारिकी से उनकी जात से इतर लोग जुड़े हैं, क्योंकि वो विचारों की लड़ाई लड़ रहे थे, वो जाति उन्मूलन की लड़ाई लड़ रहे थे, जाति सम्मेलन या जाति सम्मोहन की लड़ाई कभी नहीं लड़े। महामना रामस्वरूप वर्मा के फॉलोअर, जगदेव बाबू के फॉलोअर, चौधरी महाराज सिंह के भारती के फॉलोअर पैन इंडिया इसी वजह से मिल जाते हैं, और विभिन्न जातियों के मिल जाता है, क्योंकि उन लोगों को विचार स्पष्ट है कि हमें मनुवाद से, वर्णवाद से, ब्रह्मवाद से लड़ना है, तो ये वैचारिकी देनी पड़ेगी और यही मुक्ति का आधार है। हाँ, कुछ लोग हैं कन्फ्यूज, गड़बड़ हैं, तो प्रक्रिया में आए और सीखें। उसी के लिए ये लोग अम्बेडकरवादी, पेरियारवादी शिविर लगाते थे 1960-70 के दशक में। उस समय भी एक चीज अर्जक संघ का प्रशिक्षण शिविर चलता है। मानते हैं कि जो हमारे नायक हैं उनके अंदर हर तरीके से नायकत्व था, मतलब उनके अंदर देश की व्यवस्थाओं पर चोट भी थी, पाखंड पे चोट भी थी, और एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण भी करना चाहते, बिल्कुल, लेकिन लिखा नहीं गया। हाँ, ये लिखा ना गया, इससे मैं चिंतित हूँ कि एकेडमिया, इंटेलेक्चुअल एकेडमिक दुनिया में क्यों नहीं लिखा गया, ये बहुत चिंता की बात है। इनकी एक कई सारी किताबों की वो उसमें मेन हेडिंग बनती है, एक मैं आपको दिखा ही दूँ। ये सामाजिक विषमता कैसे दूर है किताब है, साफ लिखा है उन्होंने, नमो बुद्धा, जातिपात मुर्दाबाद, राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद। अब इनसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन था? ये वास्तव में मनुष्यता का, बंधुता का, मानवता का समतामूलक राष्ट्र निर्माण करते थे। वास्तव में ये बहुजन राष्ट्रवाद जो है वास्तविक राष्ट्रवाद है। एक सवाल और पूछ देता हूँ, कष्ट होगा कुछ लोगों को, जहां आपने जाति पाति की बात कर दी, अगर कोई जाति महासभा भी इनको अपने उसमें बांध रही है, चाहे रामस्वरूप वर्मा को बांधे, इनको बांधे, या बाबा साहब को बांधे, तो इनके साथ गलत कर रही है। हाँ, देखिए, अगर कोई भी जातीय महासभा, कम से कम मैं तो इन 5 विभूतियों को रीडिंग करके स्पष्ट हूँ, 5 का 6 उत्तर भारत 6-7, विशेष तौर से बोधानंद, स्वामी अछूतानंद, चंद्रप्रसाद प्रसाद जिज्ञासु, पेरियार ललई सिंह, रामस्वरूप वर्मा, महाराज सिंह भारती, जगदेव प्रसाद, इन विभूतियों की कोई भी जाति अपनी जात में खोज के लाती है, इन विभूतियों के साथ, इनकी वैचारिकी के साथ बहुत बड़ा अन्याय, दमन है, धोखा है, ये जान लीजिए। दरअसल इनकी वैचारिकी की हत्या की शुरुआत है कि इनकी जात के लोग इनकी जाति महासभा मान लें, क्योंकि इनकी लड़ाई ही वही थी, वर्ण और जाति उन्मूलन की, पुरोहितवाद के उन्मूलन की। यदि हम उसी जात में ले जाएंगे तो हम उनकी वैचारिकी की हत्या कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि पेरियार ईवी रामास्वामी को 12 अक्टूबर 1968 को चंद्रप्रसाद प्रसाद जिज्ञासु, शिवदयाल चौरसिया, छेदीलाल साथी, पेरियार ललई सिंह, इसी
लखनऊ में बुलाते हैं बोलने के लिए, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में बोलने के लिए। फिर 14 अक्टूबर 1968 को पेरियार ललई सिंह बौद्ध धर्म ग्रहण जो है दीक्षा का आयोजन करते हैं नानाराव पार्क कानपुर में। उसमें जो है इस तरह जो है प्रखर मतलब वेदवाद विरोध और वर्णवाद विरोधी व्याख्यान देते हैं और हिंदुत्व विरोधी व्याख्यान देते हैं। तो उस व्याख्यान के बाद भिक्षु निगुड़ा बोलते हैं कि उत्तर भारत के पेरियार तो पेरियार ललई सिंह है, दक्षिण भारत के पेरियार अगर रामास्वामी है तो उत्तर भारत के पेरियार तो पेरियार ललई सिंह है। तो उत्तर भारत के पेरियार ललई सिंह उस प्रतिस्थापित हुए, यहाँ से उपमा मिलती है और पेरियार ललई सिंह लिखने लगते हैं। पेरियार धीरे धीरे शुभचिंतक बोलने लगते हैं और ये भी लिखने लगते हैं। लेकिन 1968 के इस प्रकरण को थोड़ा सा और पीछे जाके समझेंगे तो और स्पष्ट होगा कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब के दीक्षा ग्रहण में जाना चाहते थे नागपुर में, लेकिन उनको चूंकि टीबी थी तो खून की उल्टी के कारण उस समय में साथियों के संग नहीं जा सके। तो 21 जुलाई 1967 को बौद्ध धर्म जब ग्रहण करते हैं कुशीनगर में भिक्षु ऊना महास्थविर चंद्रमणि से, तो वो वहीं स्पष्ट घोषणा करते हैं कि आज से मैं मनुष्य हूँ, चौधरी कुंवर यादव आदि मैं अपने नाम से हटाता हूँ, मैं सिर्फ ललई सिंह हूँ। 21 जुलाई 1967 को। फिर 12 अक्टूबर 1968 को जब उत्तर भारत के पेरियार मिलती है तो पेरियार ललई सिंह लिखने लगते हैं। अच्छा, कुछ लोग मुझसे बार बार सवाल करते हैं, पेरियार का मतलब भी बता दीजिए। हाँ, पेरियार का अर्थ महान होता है और दक्षिण भारत की एक बहुत प्रिय नदी है जिसको पवित्र भी माना जाता है। पेरियार का एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है महान। हमारे पुरखों की विचारधारा और काम इतना विस्तृत है कि संभव नहीं कि एक आध इंटरव्यू में उसको समेटा जा सके, फिर भी हमने कोशिश की है। इसलिए इस इंटरव्यू को 2 अलग अलग चरणों में विभाजित किया है। अभी आपने पहला चरण सुना है, दूसरा चरण भी देखिएगा। धर्मवीर यादव गगन दूसरे चरण में हमें बताएंगे कि किस तरीके से अर्जक संघ की विचारधारा से मिलजुल करके इन सब लोगों ने एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए पाखंड, अंधविश्वास रहित, छुआछूत का भेद न रखने वाले, मानव की बराबरी वाले समाज के निर्माण में कैसे अपना योगदान दिया। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र और दूसरा खंड जरूर देखिएगा। धन्यवाद।